All right, kids, welcome back to the online class. So, in our previous class, we further researched and uh, read the topic of corporate culture. हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में कॉर्पोरेट कल्चर को अंडरस्टैंड किया और ये अंडरस्टैंड किया कि सर कल्चर कितना इम्पोर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कल्चर का इम्पैक्ट क्या होता है। और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर पढ़े हमने। और आखिरी में हमने कल्चर की, कॉर्पोरेट कल्चर की इम्पोर्टेंस पढ़ी कि सर कॉर्पोरेट कल्चर क्या इंपॉर्टेंट होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है। और फिर हमने ये अंडरस्टैंड किया सबसे आखिरी में कि सर क्या कॉर्पोरेट कल्चर चेंज हो सकता है। कैन कॉर्पोरेट कल्चर चेंज, क्या कॉर्पोरेट कल्चर चेंज हो सकता है। एंड सर इफ इट कैन चेंज, इफ इट इज चेंज, देन व्हाई, क्या रीजन है सर, क्या रीजन है कॉर्पोरेट कल्चर को चेंज करने की। फिर आ जाता है क्यों, सर क्यों चेंज होता है। फिर जवाब आता, सवाल आता है कि सर क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कॉर्पोरेट कल्चर चेंज करने में, और सर फिर उन प्रॉब्लम्स को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो सर कल्चरल चेंज की बात कर रहे हैं तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास आ जाता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एलिमेंट आ जाता है कल्चरल चेंज से रिगार्डिंग, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। अब आप देखो, नाम, वर्ड ट्रांसफॉर्मेशनल, आप अगर इस वर्ड पे फोकस करो, ट्रांसफॉर्मेशनल, तो सर आपको ये आइडिया है, अंदाजा है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कुछ चेंजेस आ रही हैं, कुछ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो सर व्हाट इज दिस ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, क्या होती है ये ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप। सर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, लीडरशिप के ऐसे कैरेक्टर या एक ऐसी लीडरशिप सेंस जो अपने वर्कर्स को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं इस तरीके से कि वर्कर्स एंड अप डूइंग थिंग्स इवन बियॉन्ड देयर कैपेसिटी। वर्कर्स को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया। ऐसे लीडरशिप ट्रेड्स और एट्रीब्यूट्स के थ्रू के वर्कर्स एंड अप डूइंग थिंग्स बियॉन्ड देयर कैपेसिटी, वो अपने कैपेसिटी से ज्यादा काम कर जाएं। लीडर यहां पर ऐसा विजन क्रिएट करते हैं, नर्चर करते हैं स्किल्स को, कैरेक्टर्स को, अपने अपने एम्प्लॉयज के कैरेक्टर्स को, अपने एम्प्लॉयज की स्किल्स को बाकायदा नर्चर करते हैं, फॉस्टर करते हैं आइडियाज को, इनोवेशन को वो बढ़ावा देते हैं। और इस तरीके से वर्कर्स पे काम किया जाता है कि दे एंड अप बीइंग अ टोटली डिफरेंट कैंडिडेट, टोटली डिफरेंट एम्प्लॉय। तो सवाल आ जाता है कि सर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की डेफिनेशन अगर सिंपल अल्फाजों में डिस्क्रिप्शन मिल जाए तो नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। अ वेरी सिंप्लीफाइड डिस्क्रिप्शन, इट इज अ स्टाइल वेयर, इट इज अ style where leaders inspire and motivate workers to achieve beyond their own
capacity and expectations by creating a clear vision, supporting innovations, and focusing on individuals' growth and change। तो आप देखें, यहाँ लीडर्स वर्कर्स के ऊपर काम करते हैं, उन्हें इंस्पायर करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, लीड करते हैं इस तरीके से कि वर्कर चेंज इट सेल्फ, वर्कर चेंज कर लेते हैं अपने आप को, एम्प्लॉयज चेंज करते हैं अपने आप को, एम्प्लॉयज अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, एंड दे एंड अप डूइंग दैट। एंड दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द विजन ऑफ द लीडर। वो लीडर ने इंस्पायर किया, लीडर ने मोटिवेट किया, आपको सपोर्ट किया, और आपने काम किया एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। सवाल आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है यहाँ पे स्टूडेंट्स का, सर वाई, क्या जरूरत है सर, वाई ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, सर क्या जरूरत है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की, क्या होगा ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप से। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप helps employees becoming better, changed, and then those employees help organization adopt the change। कि पहले लीडर आपको एम्प्लॉयज को हेल्प करता है, असिस्ट करता है चेंज होने में, बेटर होने में, और फिर जब तमाम एम्प्लॉयज बेटर हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो फिर वो तमाम एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं चेंज अडॉप्ट करने में। सर, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ग्रैब्स द बेस्ट आउट ऑफ द एम्प्लॉयज। तो सवाल तो ये बनना चाहिए, व्हाई नॉट ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। सर, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या डिस्क्रिप्शन है, क्यों करना है, जरा देखते हैं इसको, कि क्या जरूरत पड़ती है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की, व्हाट हैपेंस विद ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, क्या फायदे मिलते हैं। TL is needed because it helps businesses, it helps businesses adopt change, motivates employees to perform beyond their capacity, encourages creativity and innovation, building stronger, committed workforce, enabling organization achieving
लॉन्ग टर्म गोल्स, ये देखें सर, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इसलिए जरूरी है कि सर इस की मदद से ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को चेंज करता है और फिर खुद पूरी ऑर्गेनाइजेशन चेंज होने की कोशिश करती है और वर्कर्स को मोटिवेट किया जाता है। वर्कर्स मोटिवेट होते हैं, अपनी कैपेसिटी से बियॉन्ड काम करते हैं, क्रिएटिविटी और इनोवेशन लेकर आते हैं, और एक स्ट्रॉन्गर कमिटेड वर्कफोर्स आपको मिलती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को उसके लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने में हेल्प करती है। सवाल आता है स्टूडेंट्स का, वेरी कॉमन क्वेश्चन, कि सर कैन यू रिलेट दिस विद एनी रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स? यस सर, यस सर। दो बड़ी एग्जाम्पल्स हमें ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप पे मिलती हैं। आप अगर कभी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की थ्योरी पढ़ रहे होगे किसी भी बुक में, आपको एक लीडर लाजमी कोट की मिलेगा, उसका नाम जरूर कोट हुआ हुआ मिलेगा, एंड दैट इज स्टीव जॉब्स, एप्पल, हु एक्चुअली रीडिफाइंड द एंटायर कल्चर ऑफ एप्पल। अगर आपको कभी मौका मिले तो सर एप्पल की जर्नी और एप्पल के कल्चरल चेंज को जरूर पढ़िएगा, एंड हाउ स्टीव जॉब was the significant driving force of change of that culture। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में दुनिया में जहां टॉप नेम्स मौजूद हैं कॉरपोरेट्स में, वहां नाम आता है स्टीव जॉब्स का। सर स्टीव जॉब्स इंस्पायर्ड his team with a very clear vision to uh, think different। अपने एप्पल का स्लोगन यकीनन जो उनका स्लोगन है, उनका मोटो है दैट थिंक डिफरेंट। तो सर जॉब्स, स्टीव जॉब्स एक्चुअली इन बिल्ड दैट आइडियोलॉजी अमंग द वर्कर्स। वो लेकर आया ये आइडियोलॉजी के भाई हमें कुछ नया सोचना है, डिफरेंट सोचना है, विच अदर्स आर नॉट इवन एबल टू थिंक। वो सोच लेकर आओ। उसी की वजह से तो एप्पल इतनी ज्यादा इनोवेशन ला सका। आप आप देखें, स्टीव जॉब्स ने ऐसा विजन क्रिएट किया एप्पल एम्प्लॉयज के अंदर, और ऐसे कैरेक्टर्स इनबिल्ट किए कि वर्कर्स एंडेड अप ब्रेकिंग देयर क्रिएटिव बाउंड्रीज तोड़ दी उन्होंने। आपको आपको पता है, एप्पल की बहुत सारी टेक्नोलॉजी इज ड्रिवन बाय देयर ग्राउंड स्टाफ। मतलब जरूरी नहीं है कि एप्पल की हर एक टेक्नोलॉजी का क्रेडिट जो है वो हम उसकी टॉप मैनेजमेंट को दे दें। एप्पल ने एप्पल ने इज द स्क्रीन लैगिंग? इज द स्क्रीन लैगिंग? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। इज इट लैगिंग? नॉट रियली, नॉट रियली। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। नो नो सर, नो सर। ओके ओके ओके, साथ हो सकता है कोई ग्लिच हो। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो सर एप्पल के बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है वो उसका क्रेडिट उनकी टॉप मैनेजमेंट को नहीं जाता, बल्कि उनकी जूनियर मैनेजमेंट या क्लैरिकल स्टाफ तो नहीं बोलूंगा, उनके लोअर मैनेजमेंट स्टाफ को जाएगा। जैसे एप्पल का एक बड़ा मशहूर टेक्नोलॉजिकल क्या बोलेंगे, टेक्नोलॉजी, एक मशहूर मशहूर टेक्नोलॉजी एप्पल की, सिरी।
अब आप सबको ये पता है कि सिरी वॉइस कमांड है, लेकिन आपको पता है सिरी का कॉन्सेप्ट एप्पल का एक बिल्कुल सादा सा एम्प्लॉय लेकर आया था, बिल्कुल सादा सा एम्प्लॉय। और सिरी फर्स्ट टाइम 4S में अप्लाई किया गया। 4S से पहले नॉर्मल 4G और 3S और 3G और 2G मॉडल्स में सिरी सॉफ्टवेयर नहीं था, सिरी फीचर नहीं था। तो 4S से पहले एक वर्कर, वही थिंक डिफरेंट वाले माइंडसेट और आइडियोलॉजी पे, वो वर्कर जो कि बिल्कुल एक नॉर्मल क्लरिकल स्टाफ कंसिडर कर लो, उसके जहन में कहीं से ना कहीं से ये थिंकिंग आ गई कि यार आ, क्यों ना सेल फोन हैंड्स फ्री कर लिया जाए और वॉइस कमांड पे जाया जाए, और कुछ ऐसा लाया जाए जो वॉइस कमांड पे काम करे और वॉइस रिकग्निशन पे काम करे। तो दैट एम्प्लॉय सेंड द ईमेल to the directors, to the board of directors or to the research and development head whatsoever, उसने अपना आइडिया इनकलकेट किया, पिच किया, and Steve Jobs loved that idea. He absolutely loved that idea. और मजे की बात ये कि that employee was made uh, a partner in the profit percentage generated by 4S model across the world एज अ रिवॉर्ड, कि भाई आपने इतना बेहतरीन आइडिया हमें दिया है सिरी का, 4S मॉडल पे जो हम प्रॉफिट क्रॉस द ग्लोब करेंगे उस पे सर्टेन परसेंटेज उसको ऑफर किया गया था, एंड ही वाज रिच इन नो टाइम। तो आप देखो ये विजन कौन लेकर आया, किसने पुश किया वर्कर्स को कि यार कुछ नया सोचो, कुछ नया सोचो। ये जो एप्पल टैग आया है, दिस इज ऑल्सो डेवलपमेंट बाय अ लोअर स्टाफ वर्कर। कुछ ऐसी वो आइडियोलॉजी और कुछ ऐसा माइंडसेट के साथ वो एप्पल को उसने एप्पल की सीनियर मैनेजमेंट तक अपना आइडिया पहुंचाया कि हम कुछ ऐसा क्यों नहीं करते, कुछ ऐसा लेकर आए। एंड देन केम एप्पल टैग। तो सर बड़ा हैवी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। सेम गोज फॉर माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट में को जब नेडले ने टेक ओवर किया, तो सर एक बड़ा कंपैटिटिव कल्चर हुआ करता था माइक्रोसॉफ्ट में बैक इन द डेज ऑफ बिल गेट्स। जब एंड बिल गेट्स यूज्ड टू लीड माइक्रोसॉफ्ट, तो बिल गेट्स की पर्सनालिटी ऐसी थी कि वो अपने बिजनेस में कंपैटिटिव कल्चर रखता था। मतलब एम्प्लॉयज एक दूसरे से compete करेंगे टू बिकम बेटर, टू बिकम बेटर। तो वो कहता था कि उसकी आइडियोलॉजी ये थी कि व्हेन एम्प्लॉयज वुड स्टार्ट competing each other, तो और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन improve होगी। बट व्हेन Nadella took over Microsoft, so he brought a revolution in Microsoft, and Microsoft is starting seeing once again the heights in the industry in the entire world। जो बिल गेट्स ने तो माइक्रोसॉफ्ट को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया था। बट एक टाइम ऐसा आ गया था कि माइक्रोसॉफ्ट वाज गोइंग डाउन, नॉट एग्जैक्टली गोइंग डाउन, other organizations were coming so rapidly was growing at a so rapid pace कि माइक्रोसॉफ्ट बहुत पीछे रह गया था उस रेस में। तो नेडले ने जो है वो पूरा रेवोल्यूशन लेकर आया वो माइक्रोसॉफ्ट में, और उसने कोलैबोरेटिव कल्चर को इंट्रोड्यूस किया कि हम कंपैटिटिव कल्चर को खत्म करेंगे और कोलैबोरेटिव कल्चर पे जाएंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे बजाय एक दूसरे से compete करने के। और उसने करके दिखाया कि हाउ एम्पैथी ब्रिंग्स फ्रूट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। किस तरीके से एम्पैथी जो है और इनोवेशन जो है और एक दूसरे का टीम वर्किंग, हाउ टीम वर्किंग कैन चेंज ऑर्गेनाइजेशन ओवरनाइट, can make fortunes for organization। तो sir, these are real life examples, real world बेहतरीन examples of transformational leadership। sir, transformational leadership
ये हमारे पास बड़ी सिंपल सी डिस्क्रिप्शन है, नोट कीजिएगा, इसको गौर से देखिएगा। सर, इट इज द सिचुएशन व्हेन लीडर्स आइडेंटिफाई व्हाट चेंजेस आर नीडेड, create a vision and inspire employees to carry through the changes। चेंजेस के दौरान सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना क्या चेंजेस की जरूरत है, विजन बनाना, विजन देना और इंस्पायर करना एम्प्लॉयज को कि आप चेंज कैरी आउट करो, हम आपके साथ हैं। आप चेंज इज नेवर इजी, हम आगे पढ़ेंगे चेंज के प्रॉब्लम्स के साथ। चेंज इज नेवर इजी, मैं और आप कभी भी चेंज नहीं होना चाहेंगे, हम इस पे आगे डिटेल में बात करेंगे। लीडर्स वर्क with others to agree what needs to be changed and develop the appropriate steps to be taken, and workers are also transformed। तो बेसिकली ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की थ्योरी थ्योरी दी, सर वो बर्नार्ड बेस ने दी। बर्नार्ड बेस आइडेंटिफाइड 4 elements that makes a ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। बर्नार्ड बेस ने आइडेंटिफाई किया, रिसर्च की, जब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स के ऊपर के लीडर्स में भी क्या डिफरेंसेस हैं और वो कौन से लीडर्स हैं जो रेवोल्यूशन लेकर आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और चेंज इनकलकेट करते हैं। चेंज, आई आई एम अ विटनेस ऑफ couple of organizations going down and out of the competition, out of the market, just because they couldn't handle the change। वो चेंज करना तो चाह रहे थे लेकिन वो चेंज को हैंडल नहीं कर सके। और चेंज के दौरान फ्रॉम प्रीवियस स्टेज टू द नेक्स्ट फेज, वो जो चेंज लाना चाह रहे थे उस दौरान वो कहीं घूम गए और आपस में ही लड़ पड़े और प्रॉब्लम्स आ गई और ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गई बाकायदा। तो आई हैव विटनेस 2 organizations in my life that went down and out just because of change। तो बर्नार्ड बेस ने जब ये आइडेंटिफाई किया कि कौन से वो लीडर्स हैं जो इंस्पायर करते हैं और चेंज को अडॉप्ट कर सकते हैं और चेंज को इनकलकेट करते हैं, चेंज बाकायदा इम्प्लीमेंट कराते हैं, तो पता चला कि भाई उनमें 4 स्किल्स बड़ी कॉमन है, उनमें 4 कैरेक्टर्स, 4 ट्रेड्स, उनमें ये 4 ट्रेड्स बड़े कॉमन है। सर, सबसे पहले आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, उसके बाद इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन एंड इंडिविजुअलाइज कंसिडरेशन। सर, ये 4 ट्रेड्स एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर के अंदर बर्नार्ड बेस ने आइडेंटिफाई की। सर, ये क्या होती हैं 4 ट्रेड्स, एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं। आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, अच्छा नाम से पता चल रहा है, आइडियलाइज्ड रोल मॉडल, आइडियलाइज्ड रोल मॉडल की बात हो रही है यहां पर। लीडर जो है वो एक रोल मॉडल बनने वाला है। तो नोट कीजिएगा, लीडर एक्ट एज अ रोल मॉडल and wins the respect of the team। There is a vision that leader shares with team to achieve objectives। रोल मॉडल बनेगा, आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस तब आएगा, एक इन्फ्लुएंस पावर से आता है और एक इन्फ्लुएंस रिस्पेक्ट से आता है। और आप लोगों को भी पता है, आज आप लोग इतने अवेयर्ड हो माशाल्लाह, आज का स्टूडेंट, आज की आवाम, आज के बच्चे माशाल्लाह इतने अवेयर्ड हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑल। आपके पास नॉलेज, डेटा बहुत है, राइट, डेटा बहुत है। तो आप लोगों के पास वाकई आज नॉलेज का फ्लो इतना ज्यादा है कि यू गाइस आर वेरी वेल अवेयर्ड ऑफ दिस थिंग कि सर, इन्फ्लुएंस पावर का एक टाइम आएगा कि वो खत्म हो जाएगा, लेकिन इन्फ्लुएंस जो रेस्पेक्ट का है सर, वो खत्म नहीं होता, वो बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम और इंप्रूव होता है और इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे आइडियलाइज इन्फ्लुएंस के लीडर ट्रांसफॉर्मेशनल
उस वक्त बनेगा और उस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा, चेंजेस लेकर आएगा, जब वो एक रोल मॉडल प्ले कर सके और रिस्पेक्ट अर्न कर सके। रिस्पेक्ट देगा, रिस्पेक्ट रिसीव करेगा, और फिर उस रिस्पेक्ट के थ्रू इन्फ्लुएंस करें। इसी तरीके से बर्नार्ड बेस ने कहा कि आइडियलाइज इन्फ्लुएंस के साथ साथ तमाम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स में इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन भी होना चाहिए। सर, इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, माइंड की बात हो रही है, मेंटालिटी की बात हो रही है। इंटेलेक्चुअल मींस आइडियाज पे बात हो रही है, आइडियाज। इंटेलेक्चुअल आइडियाज, योर ब्रेन, योर थिंकिंग, योर थॉट्स, तो उस पे बात हो रही है। तो यहां पर लीडर एनकरेज करता है टीम मेंबर्स को इनोवेशन लाने में और न्यू आइडियाज लाने में। आप देखो, इंटेलेक्चुअल, इनोवेट करो, इनोवेशन लेकर आओ, नए आइडियाज लेकर आओ। लीडर पुश करता है बाकियों को अपने बिलीव्स को और अपने वैल्यूज को चैलेंज करने के लिए, कि भाई चैलेंज करो अपनी वैल्यूज को, अपने बिलीव्स को, अपनी बाउंड्रीज को, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल बेटर कर सको। तो थॉट प्रोसेस चेंज करो, नए आइडियाज पे बात करो, इनोवेशन लेकर आओ, तब जाके हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन चेंज होंगे। स्टीव जॉब्स की जो मिसाल थी, बेहतरीन इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन स्किल्स, वन ऑफ द फाइनेस्ट इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन ट्रेड्स उसके अंदर मौजूद थे। ही इंस्पायर्ड even the clerical staff to come up with such brilliant ideas that actually changed the world, changed the shape of the world. फिर बर्नार्ड बेस ने कहा तीसरी जो ट्रेट है वो है इंस्पिरेशनल मोटिवेशन। अब आप देखो सर, इंस्पिरेशनल, इंस्पायर हो रहा है, मतलब वर्कर्स आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द लीडर। वर्कर मतलब वो लीडर ऐसा इंस्पायर कर देता है एक वर्कर को कि वर्कर अपने आप से खुद अपने से बियॉन्ड एक्सपेक्ट करना शुरू कर देता है कि यार मैं तो इससे कहीं ज्यादा कर सकता हूं। हालांकि वो ये पहले उसकी उसकी कैपेसिटी शायद ना हो, लेकिन इंस्पिरेशनल, इंस्पायर ऐसा कर दिया जाता है वर्कर को कि सर वो क्या कहते हैं, मैस्मराइजिंग द माइंड in such a way that a worker starts knocking the boundaries. So sir, leaders act as inspiration, try to increase team morale through motivational techniques. Leader sets high expectations and motivate them to gain. This is one of the most important trait of a transformational leader. Inspire karna. This is absolutely amazing. And sir, then individualize consideration के इन सब के बावजूद हर एक वर्कर की पर्सनल स्पेस को रिकग्नाइज करना और हर एक वर्कर की पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट करना, डाइवर्सिटी, माइंडसेट डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, एबिलिटी डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज करना, टीम में रहते हुए इस बात को अंडरस्टैंड करना कि ये टीम तमाम वर्कर से बन रही है और हर एक वर्कर एक दूसरे से डिफरेंट है। तो बजाय आपस में कंपटीशन कराने के, रेस में लगाने के, क्यों ना हम इनकी डाइवर्सिटी को इनकी स्ट्रेंथ बना दें। तो लीडर ओवर हियर creates a diverse and supportive environment where individual differences are respected. They will share their concerns with each other and will respect the diversity. ये काम नेडेला ने
माइक्रोसॉफ्ट में इनबिल्ट किया। माइक्रोसॉफ्ट मैन अंडर बिल गेट्स इट वाज अ कंपेटिटिव कल्चर, लेकिन नडेला ने आकर एक सपोर्ट कल्चर इंट्रोड्यूस किया, वेयर वर्कर्स स्टार्टेड गेनिंग ट्रस्ट ऑफ ईच अदर, फीलिंग ट्रस्ट ऑफ ईच अदर, और उसके बाद उन्होंने एक दूसरे को टीम माना, और माइक्रोसॉफ्ट देन टर्न्ड आउट थिंग्स फॉर देमसेल्फ। तो मुझे बताएं, क्या ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्लियर है? इज दिस क्लियर? बात समझ आई किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन और उनके लीडर्स पूरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सिनेरियोस को चेंज करेंगे? तो सर आगे चलते हैं। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ माय फेवरेट, चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। और इस पे तो हमने बकायदा लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी लिया है कि सर, कैन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, कैन कॉर्पोरेट कल्चर चेंज? कॉर्पोरेट कल्चर, कैन दे चेंज? इफ यस, व्हाई, क्यों, फिर कैसे, क्या प्रॉब्लम्स, और कंट्रोल कैसे करेंगे? तो सर, चेंजिंग कॉर्पोरेट कल्चर से रिगार्डिंग यहां पर आपके सामने एक बात जरूर करूंगा, फोकस कीजिएगा कि सर, समटाइम्स द current culture, sometimes the existing culture of your business can become a barrier to the growth, to your further growth. कभी कभार ऐसा होता है कि आपका एग्जिस्टिंग कल्चर आपके बिजनेस की ग्रोथ में बैरियर बन जाता है, और फिर आपको वही कल्चर जो आपको यहां तक लेकर आया, अब आगे जाने के लिए, फर्दर ग्रोथ अचीव करने के लिए, टू टू अचीव फर्दर ऑब्जेक्टिव्स, टू अचीव फर्दर ग्रोथ, टू ब्रेक द बैरियर्स, आपको कल्चर चेंज करना पड़ेगा। अब आप ये बात है ना, यहाँ पे मेंटल एक्सेप्टेंस नहीं होती। इस बात से बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं कि यार, इसी चीज की बदौलत तो हम यहां तक पहुंचे हैं, यही कल्चर लेकर तो हम यहां तक पहुंचे हैं, अब हम इस कल्चर को चेंज क्यों करें? ये एक्सेप्ट करना, ये आइडेंटिफाई करना बिजनेसेस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड समटाइम्स देयर एग्जिस्टिंग कल्चर becomes a hindrance in their growth. मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल, अपने बहुत ही करीबी एक जानने वाले की एग्जांपल देता हूं। अनफॉर्चुनेटली उनकी कोविड में डेथ हो गई। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ी जबरदस्त। हमारे ये जो एक ये रिश्तेदार, बड़े करीबी रिश्तेदार भी, और अब्बू के बहुत अच्छे, वन ऑफ द फैमिली फ्रेंड्स, वन ऑफ द फैमिली फ्रेंड्स, जो घर पर आते आते थे, बड़े बड़े रिस्पेक्टेड पर्सन इन द फैमिली। तो ही वी सॉ द स्ट्रगल ऑफ हिम एंड द हिज ब्रदर्स एंड द एंटायर फैमिली। हमने बड़ा स्ट्रगल उनको करते देखा है लाइफ में, और फ्रॉम जीरो टू माशाल्लाह द वन ऑफ द लीडिंग टेक्सटाइल इन पाकिस्तान। तो व्हाट हैपेंड के जीरो से स्टार्ट किया, मेमन मस्जिद के पास इकबाल क्लॉथ मार्केट में अपने ही एक रिश्तेदार की दुकान पे नौकरी से कपड़ा मार्केट में एंट्री ली, और फिर किराए की दुकान पे अपना कारोबार स्टार्ट किया, और बहुत जल्दी एक से दो और दो से तीन किराए की दुकानें कर ली, बिजनेस फ्लरिश करने लगा, और अपने भाइयों को वो इस काम में लेकर आए, और फिर
एक बहुत जल्दी दुकानें उन्होंने खरीदी। इट वॉज ही एक्चुअली वर्क वेरी हार्ड। इट वॉज नॉट ओवर टाइम, इट वॉज नॉट, ऐसा नहीं है कि इट वॉज ओवरनाइट। तो वी हैव सीन द स्ट्रगल। तो एंड he the vision was very clear. So he ended up establishing थ्री फैक्ट्रीज हेयर इन कराची। टेक्सटाइल की तीन फैक्ट्रीज उन्होंने यहीं कराची में स्टैब्लिश कर ली। दो साइट एरिया में स्टैब्लिश की और एक कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में स्टैब्लिश की। अब अमेजिंग मिस, अब यहाँ सुनिएगा। 2013, 12-13 तक है ना, वो तीनों फैक्ट्रीज लगा चुके थे और अपने भाइयों के साथ अपने बच्चों को भी काम में ले आए थे बहुत जल्दी। छोटी एज में बच्चों को भी काम पे लगा दिया था और बच्चों को भी बोला भाई यही यही जीना मरना है, इसी पे लगा रहना है। और तीन फैक्ट्रीज हो गई तीन। अब जाहिर सी बात है, विजन है। तो उन्होंने कहा यार, दो भाई हैं, दो बच्चे भी हैं और बाकी मुझ पे बहुत सारे, ही वॉज द हेड ऑफ हिज फैमिली। तो बड़ी जिम्मेदारी थी और लोगों की भी। तो चैरिटी और गिविंग टेकिंग में बहुत बड़ा रेस्पेक्टेड नाम। तो उन्होंने कहा यार मुझे इसको ग्रो करना है और ग्रो करना है। तो ये तीन से तो काम नहीं होगा, इससे तो ठीक है हम बन रहे हैं, बना रहे भी रहे हैं, लेकिन जो 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 मैं सोचता हूँ, जो मेरा विजन है, उससे हमें और फैक्ट्रीज डालनी पड़ेंगी। तो दे established द फोर्थ फैक्ट्री। अनफॉर्चुनेटली द फोर्थ फैक्ट्री डेंट वर्क आउट एज एक्सपेक्टेशन और 6 महीने में बंद हो गई। वो फैक्ट्री इन्होंने कोरंगी में ओपन की थी। अब 2014 की बात है। फिर 2015 में दैट पर्सन ट्राइड अगेन एंड दिस टाइम ओपनड अ फैक्ट्री इन कराची साइट एरिया। वो फैक्ट्री साइट में खोली, वो फैक्ट्री भी नहीं चली, बंद हो गई। वो फोर्थ फैक्ट्री, वो कराची साइट की थर्ड फैक्ट्री और कराची की फोर्थ फैक्ट्री नहीं चली, बंद हो गई। फिर 2018 में उन्होंने एक दफा फिर कमर कसी और बोला नहीं यार, दिस टाइम आई ट्राई समथिंग डिफरेंट। और वो फैसलाबाद चले गए। फैसलाबाद में उन्होंने फैक्ट्री खोली, लेकिन वो भी बंद हो गई यार, 10 महीने बाद वो भी बंद हो गई। टेक्सटाइल सिटी में बंद हो गई भाई, द सिटी ऑफ टेक्सटाइल, वहां बंद हो गई फैक्ट्री, नहीं चली। 2019 में नूरियाबाद पे फैक्ट्री लगाई, वो बंद हुई। तो चार, ही ट्राइड 4 टाइम्स सेटिंग अप इज फोर्थ फैक्ट्री। तीन फैक्ट्रीज जैसी चल रही थी, रिमार्केबल, लेकिन चौथी फैक्ट्री से नहीं चला पाए, वो काम नहीं कर सके। चौथी फैक्ट्री को लेकर वो नहीं काम कर सके। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, उनकी डेथ से शायद 10 दिन पहले, कोविड में उनकी डेथ हुई। तो 10 दिन पहले वो हमारे घर पर आए हुए थे और हम टेरेस में बैठ के अब्बू उनसे डिस्कशन कर रहे थे। तो मैं बैठ के सिर्फ सुन रहा था, आई वॉज ओनली लिसनिंग। तो मुझे उस दौरान कन्वर्जेशन मैंने सुनी कि यार वो मसला हो रहा है चौथी फैक्ट्री का और मैं बड़ा परेशान हूँ, पिछले 6 साल से ट्राई कर रहा हूँ और बड़ा पैसा डुबाया इन फैक्ट्रीज में और क्या करूँ अब समझ नहीं आ रहा ये वो। तो मैं बेसाख्ता आउट ऑफ नथिंग बोल पड़ा कि अंकल, आपको सेठ की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और आपको जो है वो डायरेक्टर्स मैनेजमेंट लानी पड़ेगी, जो कि अपने बाकायदा मैनेजमेंट के माहिर हैं। 3 फैक्ट्रीज तक तो शायद आपकी कंट्रोल आ रहा है, लेकिन चौथी फैक्ट्री पर शायद आपका कंट्रोल मिस हो रहा है। तो मैंने अपनी तरफ से एक ओपिनियन देना चाहा तो उन्होंने मुझे मुस्कुरा के कहा, अमार मियां, मैंने ये दाढ़ी ऐसे ही सफेद नहीं की है। मुझे बेटा मत सिखाएं कि क्या करना है। बहुत काम किया है दुनिया में, तो पता है, चार क्या 40 फैक्ट्रियां भी चलाना जानता हूँ। ही पास्ट अवे अ वीक लेटर। ठीक है, 3 साल बाद, इनकी डेथ के 3 साल बाद, द ब्रदर्स एंड द किड्स डिसाइडेड कि हम लोग जो हैं वो काम तो मिलके ही करेंगे और एज वन आइडेंटिटी ही काम करेंगे, क्योंकि अब्बू ने हमेशा
एक ही आइडेंटिटी के तौर पे काम किया है, लेकिन हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फैक्ट्री वाइज नहीं, डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करते हैं और अपने आप को सेठ की सीट से उतारते हैं और लेकर आते हैं मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए को लेकर आते हैं। दुनिया भर से जो बेहतरीन लोग हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको लेकर आते हैं और उनका एक्सपीरियंस और उनके स्किल्स को यूज करते हैं। एंड टुडे विद इन 2 इयर्स, ये काम उन्होंने 1.5 पौने 2 साल पहले किया है। 2023 के मिड में शायद कहीं किया होगा, तो 2 साल हो गए। टुडे दे हैव 17 फैक्ट्रीज अक्रॉस पाकिस्तान। सर, sometimes you need to change your culture. The uncle had power culture. सेठिया, हम बड़े आसानी से उसको कहते हैं सेठिया निजाम। सेठिया निजाम, आप जो सेठ लोग चलाते हैं। अब सेठिया निजाम ऐसा है कि जिसके सेठ है, अब सेठ के पास पैसा है, सेठ खिला रहा है तुमको क्या, ये वही वाला सेठ है। ठीक है ना? सेठ शतरमुर्ग खिला रहा है तुमको क्या मसला है, ये वही वाला सेठ है। तो सर, सेठिया निजाम में एक सेठिया सेठिया निजाम में एक कंसर्न ये है कि सेठ के पास पैसे हैं और दिमाग भी है और बिजनेस धंधा भी करना आता है। लेकिन मसला ये है कि सेठ से काबिल लोग सेठ के नीचे बैठे हुए हैं, सेठ के अंडर काम कर रहे हैं। तो उनकी काबिलियत तो कभी फ्लरिश ही नहीं करेगी। सेठ कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मुझसे कोई काबिल आदमी आए और काम करे। ये बात याद रख लेना। सेठ सेठ कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको पता है कल ये मुझे ही मेरी ऑर्गेनाइजेशन में लात मारने की कोशिश करेगा या मुझसे बड़ी एम्पायर बनाने की कोशिश करेगा। इसको इसका इसकी थिंकिंग कैपेसिटी और इसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को यही मार दो। ऑर्डर्स देना सिखाओ और उसे ऑर्डर्स लेना सिखाओ। तो सर, कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के लुक लुक्स में, कि हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन विल लुक लाइक। काम क्या होगा, किस तरीके से होगा, जो आउटलुक होगा उसका वो कैसा होगा, उसके बैकग्राउंड पे कल्चर काम कर रहा हो। अब प्रॉब्लम ये है कि समटाइम्स योर कल्चर डू नॉट सपोर्ट योर फर्दर ग्रोथ। तो फिर क्या करें? तो नोट कीजिएगा, यहां पर हम कुछ पॉइंट्स, बड़े अच्छे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। मैनी बिजनेसेस हैव टर्न्ड themselves around, converting potential bankruptcy into commercial success बाय ट्रांसफॉर्मिंग देयर कॉर्पोरेट कल्चर। अब आप देखो कितने बिजनेसेस ने अपने आप को ओवरनाइट टर्न अराउंड किया। भाई, मैनेजमेंट्स ने टेक ओवर किए, चेंजेस की, ड्रास्टिक चेंजेस लेकर आए, थॉट प्रोसेस को चेंज किया, लोगों की अप्रोच को चेंज किया, वर्कर्स की आइडियोलॉजीज को चेंज किया, उनके बिलीव्स को चेंज किया और अपने फेट को चेंज किया। ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने फेट को चेंज किया। द existing culture of a business can become a real problem when it seems to stand in the way of growth, development, and success. Then businesses need to change their culture. अब आप देखें, मिसाल के तौर पे अगर एक फैमिली ओन्ड बिजनेस है, फैमिली कंट्रोल्ड बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, अब वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होने जा रहा है। तो सर, आपको पता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में हजारों लाखों लोग इन्वॉल्व होंगे। तो सर, फिर उस फैमिली की तो नहीं चलेगी और उस फैमिली को फिर मेजॉरिटी शेयर्स अपने हाथ में रखना बड़ा मुश्किल होगा। तो सर, उस सूरत में प्रीवियस माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। जो पिछला माइंडसेट था
डायरेक्टर्स का, मैनेजमेंट का, उसे चेंज करना पड़ेगा सर। लाजमी है कि उसे चेंज करना पड़ेगा। लाजिम हो जाएगा कि आपको उसे, उस माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। जो पिछला थॉट प्रोसेस था, जो शायद फैमिली लेड बिजनेस में पार कल्चर ज्यादा होगा, ब्यूरोक्रेटिक कल्चर होगा कि आपको रूल्स डिफाइंड है, उससे ज्यादा आप कुछ करेंगे नहीं। ये हमारा फैमिली का बिजनेस है। अब सर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तो ये नहीं करना, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो सर नए आइडियोलॉजीज, नए माइंडसेट, नए बिलीव्स, नए कल्चर पे काम होगा। तो कल्चर चेंज हो रहा है, और कल्चर चेंज करने की जरूरत भी पड़ रही है, और कल्चर चेंज करना जरूरी भी है। वरना ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बंद हो जाएगी, फारिग हो जाएगी। लोग इस कंपनी पे शेयर नहीं खरीदेंगे, और पैसा नहीं होगा इस कंपनी के पास। ये कंपनी मार्केट में compete ही नहीं कर सकेगी अपने राइवल्स को, क्योंकि आइडियोलॉजी ही नहीं है नई वाली जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की होनी चाहिए। तो सर कल्चर चेंज होना पड़ रहा है। इसी तरीके से आप नोट करो, प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस नीड्स टू रिस्पॉन्ड टू मार्केट चेंजेस। अब आपसे हालांकि ये प्योर एएस का पार्ट है, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, जहां बिजनेस मार्केट के बजाय, कस्टमर के बजाय प्रोडक्ट पे फोकस करता है कि हम कस्टमर को छोड़ो, कस्टमर को इग्नोर करो, कस्टमर को क्या पता, लेट इट बी। हम अपने माइंड से, अपनी क्रिएटिविटी से ऐसा प्रोडक्ट बना के ले आते हैं कि जो कस्टमर पागल हो जाएगा देखकर, और कस्टमर की खुद नीड एंड वांट बन जाएगा। उसे प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस कहते हैं। जैसे एप्पल यूज टू बी प्रोडक्ट ओरिएंटेड, नो मोर। अभी एप्पल एप्पल अभी सिर्फ मार्केट फोर्सेस को देख रहा है, कस्टमर को देख रहा है, कॉम्पिटिटर्स को देख रहा है, मार्केट को देख रहा है। एप्पल कुछ नया बहुत बड़ा कोई इनोवेशन नहीं लेकर आया। तो सर एप्पल एक टाइम प्रोडक्ट ओरिएंटेड हुआ करता था। अब मैकबुक बनाई, और वो क्या, आईपॉड बनाया, आईफोन, फिर आईपैड, आई टैग्स, तो एयरपॉड्स। तो सर एप्पल यूज टू बी एट वन टाइम प्रोडक्ट ओरिएंटेड बट नो मोर। लेकिन ऐसे बिजनेस को अगर मार्केट की चेंजेस को रिस्पॉन्ड करना पड़े, तो सर कल्चर कल्चर चेंज करना पड़ेगा। कल्चर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस का कल्चर मार्केट ओरिएंटेड बिजनेस के कल्चर से बहुत डिफरेंट होगा। प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस के कल्चर में वर्कर्स को बाकायदा थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स वाली अप्रोच सिखाई गई होगी, जबकि मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच में फॉलो द मार्केट वाली अप्रोच सिखाई गई होगी। तो सर बहुत ये कल्चर चेंज करना पड़ा है ना, कल्चर चेंज करना पड़ा है। इसी तरीके से अगर कोई मर्जर हो गया या कोई टेक ओवर हो गया, तो सर मर्जर में दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस मिल रही हैं। टेक ओवर में एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर कर रही है। तो सर जरूरी थोड़ी है कि दोनों ऑर्गेनाइजेशंस सेम आइडियोलॉजी और सेम माइंडसेट पे काम करती हो। बहुत हद तक चांसेस हैं कि बोथ ऑर्गेनाइजेशंस हैव वेरी डिफरेंट अप्रोच इन मेंटालिटी। तो सर कल्चर चेंज होगा। अच्छा, एक और भी रीजन है कल्चर चेंज होने का, एक और भी एस्पेक्ट है कि सर आप लोगों ने प्राइवेटाइजेशन और नेशनलाइजेशन पढ़ा है। तो सर नेशनलाइजेशन में प्राइवेट बिजनेस गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेती है, और प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट बिजनेस बेच दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है ना। नेशनलाइजेशन में प्राइवेट बिजनेस को गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेती है। हमारे पास पाकिस्तान में पाकिस्तान स्टडीज में आप पढ़ते हो, ठीक ठाक नेशनलाइजेशन हुई हुई है बैक इन द डेज। तो सर नेशनलाइजेशन का मतलब ये कि गवर्नमेंट प्राइवेट बिजनेसेस को टेक ओवर कर ले, और प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट का बिजनेस प्राइवेट सेक्टर को बेचा जा रहा है। आज के दौर में प्राइवेटाइजेशन बहुत कॉमन है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में भी अभी कितनी बात चल रही है, पीआईए को प्राइवेटाइज कर देते हैं, फला बिजनेस को प्राइवेटाइज कर देते हैं, स्टील मिल को प्राइवेटाइज कर देते हैं। अंडरस्टैंड कीजिएगा अब इस बात को,
सर गवर्नमेंट इदारा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, हमने पढ़ा है कि ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में एक सर्टेन रूल्स है, रेगुलेशंस है, आपने वही फॉलो करने हैं, स्ट्रिक्टली वही फॉलो करने हैं। ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन ये आमतौर पे आपको गवर्नमेंट में मिलती हैं। तो सर अब गवर्नमेंट में कोई मतलब अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात करी जाए तो वेरी अनफॉर्चुनेटली सर बहुत इनएफिशिएंट एटमॉस्फेयर और कंडीशंस हैं। वर्कर्स पे कोई वर्क का ऐसा प्रेशर नहीं है। 9 बजे के बजाय 10 बजे आओ, 11 बजे आओ, 12 बजे आओ। किसी दिन छुट्टी ले लो, बारिश हो रही है छुट्टी ले लो, धूप बहुत है छुट्टी ले लो, ऐसा क्रॉस चेक भी नहीं होता। ठीक है ना। कॉम्पिटेंसी की कोई बात ही नहीं है। इनोवेशन और स्किल्स इनहेंसमेंट, स्किल्स डेवलपमेंट का तो सवाल ही नहीं है। तो सर अब अगर अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट सेक्टर को बेची जा रही है तो सर प्राइवेट सेक्टर पुराने कल्चर पे तो नहीं काम करेगा। प्राइवेट सेक्टर, विद प्राइवेट सेक्टर कम्स न्यू कल्चर। वो चीजें जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में होती थी वो अब नए और सेटअप में नहीं एक्सेप्टेबल। कल्चरल चेंज, कल्चरल चेंज, तो सर कल्चरल चेंज, कल्चर को चेंज करना बहुत मुश्किल काम है। कैसे कल्चर चेंज होता है, हाउ टू डेवलप अ चेंज कल्चर, अंडरस्टैंड कीजिएगा। चेंजिंग कल्चर कैन बी इंपॉर्टेंट बट डिफिकल्ट। ये देखो सर, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन डिफिकल्ट हो सकता है। businesses will want to have a culture that is open to change and be willing to embrace a new strategy and implement it fully. However, change is often resisted. अब आप देखें ऑर्गेनाइजेशन का ये जो कल्चरल चेंज है ये इंपॉर्टेंट तो है लेकिन बहुत मुश्किल होता है। इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। ऑर्गेनाइज हर दुनिया की हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहेगी कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा कल्चर हो जो फ्लेक्सिबल हो, ओपन टू चेंज हो और अ, अ, मतलब बड़ा स्टेडी हो, फाउंडेशन बड़े प्रिंसिपली स्ट्रांग हो कल्चर, वेरी स्ट्रांग प्रिंसिपल कल्चर बट ओपन टू चेंज। लेकिन याद रखिएगा चेंज को लोग रेजिस्ट करते हैं। आपको पता है मैं और आप भी चेंज को इतने इजीली एक्सेप्ट नहीं करते। ये तो अब जाके आप अंडरस्टैंड करो ना। ऑनलाइन एजुकेशन, सिंपल सी विद बात है ना, ऑनलाइन एजुकेशन। तो सर कोविड के टाइम नजर आ गई थी सबको कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन रेजिस्ट किया। स्टूडेंट्स ने भी रेजिस्ट किया, टीचर्स ने भी रेजिस्ट किया, सिस्टम्स और स्कूल्स की मैनेजमेंट्स ने भी रेजिस्ट किया कि नहीं नहीं नहीं, ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन नहीं। आज आप देखें, आज ऑनलाइन एजुकेशन हैव बिकम एज इम्पॉर्टेंट या शायद मोर इम्पॉर्टेंट देन फिजिकल क्लासेस। तो सर रेजिस्ट तो करा जाता है चेंज को। अगर इसके बाद कुछ नया आ जाएगा ना तो हम उसे भी रेजिस्ट करेंगे लेकिन फिर एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी क्योंकि वो नॉर्मल हो जाएगा ना। इट विल बी, ऑनलाइन एजुकेशन इज अ नॉर्मल थिंग नाउ, वेरी नॉर्मल। मेरे जैसे टीचर, मैं अपनी बात करता हूँ ना, मैं अपनी बात करता हूं, मैं 2 साल पहले तक भी, 2 साल पहले तक भी, 2023 तक भी इस बात को नहीं एक्सेप्ट करता था कि अकाउंटिंग ऑनलाइन बच्चा पढ़ सकता है। शायद मैं बिजनेस के लिए एग्री करता था कि थ्योरी सब्जेक्ट के लिए एज सच कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग में प्रॉब्लम है। और मैं आज ये कहता हूं अकाउंटिंग जितनी जबरदस्त मजेदार ऑनलाइन में पढ़ाई जाती है शायद ऑन कैंपस भी अब इतना मजा नहीं आ रहा। तो सर आप देखिए ना, रेजिस्टेंस तो आती है पहले चेंज में। अगर हम एज अ सोसाइटी चेंज हो रहे हो तो सर कल्चर चेंज हो रहा हो सोसाइटी का तो उसमें रेजिस्टेंस आएगी। क्यों रेजिस्टेंस आएगी?
The main reasons why people resist change are: number one, self interest. Their status might change. हो सकता है डिमोट की कर दिया जाए, डिमोशन हो जाए, उनका स्टेटस चेंज हो जाए नई ऑर्गेनाइजेशन में, नए सेटअप में, इसलिए वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. मिसअंडरस्टैंडिंग, डू नॉट अंडरस्टैंड द रीजंस ऑफ चेंज. वो मिसअंडरस्टूड, मिसअंडरस्टैंडिंग है उनकी. वो यही कह रहे हैं चेंज क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या जरूरत है. अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे चेंज की जरूरत क्या है. कंफर्ट जोन, दिस इज वन ऑफ द biggest resistance of change. Do not want to change, want to remain as it is. जैसा चल रहा है वो वैसे ही चलने देंगे, चेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे. अच्छा, चेंज एक्सेप्ट क्यों नहीं करेंगे? फेयर ऑफ अननोन एंड लैक ऑफ ट्रस्ट. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. फेयर ऑफ अननोन, क्या होगा, पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं हम कर सकेंगे. यार, परेशान ना हो जाए नए में, नए काम में, नए ऑर्गेनाइजेशन, नई चेंज के, नई मैनेजमेंट के साथ, नई थिंकिंग के साथ, नई आइडियोलॉजी के साथ हम परेशान ना हो जाए. उनको डाउट्स होंगे, डाउट्स कि यार ये चेंज सही हो भी रहा है या नहीं. पता चला हम ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे, तो ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. फेयर ऑफ फेलियर, मे नॉट बी एबल टू हैंडल चेंज. सर, क्या हम ये काम कर सकेंगे? अगर हमसे नहीं हुआ तो, फेल हो गए तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? निकाल देगी. फिर हम क्या करेंगे? तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, चेंज के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं. विद चेंज कम्स प्रॉब्लम्स. क्या प्रॉब्लम्स आती हैं सर? इट्स नॉट एन इजी टास्क, इट इज नॉट एट ऑल एन इजी टास्क. कभी कभी ऑर्गेनाइजेशनल की केस स्टडीज पढ़िएगा, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की केस स्टडीज, सोशल मीडिया के थ्रू या गूगल के थ्रू. आपको वो बताएंगे कि हाउ ऑर्गेनाइजेशन faced challenges when changing the culture, and it was not an easy task. Time consuming, yes, 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 can take several years. मैंने लास्ट क्लास में एक बात बोली थी, कल्चर बनने में भी सालों लगते हैं और कल्चर बदलने में भी सालों लग जाते हैं सर. सालों लग जाते हैं कल्चर चेंज होने में और कल्चर डिफाइन होने में. तो बड़ा मुश्किल काम है. और might need to change organizational structure, job descriptions, communication pattern. सब पूरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन का हुलिया चेंज करना पड़ सकता है ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को चेंज करने के टाइम. तो सर, ये प्रॉब्लम्स हैं कल्चर चेंज करने के लिए. सवाल वो ही आ जाता है एट द एंड ऑफ द डे कि सर, कल्चर चेंज कैसे करें और उन प्रॉब्लम्स को डील कैसे करें. तो मुझे बताएं, क्या आज की क्लास का सारा कंटेंट क्लियर है?